गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज हम डे 7 पर काम कर रहे हैं। डे 6 तक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। राइट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ है और हर एक दिन के अंदर हम अराउंड 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिपकला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इन फ्यूचर का कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी नदी शिपकला दर्रा के पास से होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी है जो शिपकला दर्रा के पास से होकर गुजरती है? सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी शिपकला दर्रा के पास से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन है सुमात्रा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया और निकोबार को क्या अलग करता है? तो क्या अलग करता है इंडोनेशिया और निकोबार को? ग्रैंड चैनल। क्या अलग करता है? ग्रैंड चैनल इंडोनेशिया को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट है, ये बुक्स का मतलब पुस्तक से संबंधित क्वेश्चंस है और मैंने कई सारी पुस्तकों को लिया गया है क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट लेवल के पीसेस की तैयारी भी कर रहे हैं या फिर अगर आप ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी जो बुक्स है, चाहे वो हमारी क्या कहते हैं हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे हमारी क्या कहते हैं करंट की हो, या हमारी क्रिकेटर से संबंधित हो, या हमारी पॉलिटिशियन से संबंधित हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राज तरंगणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इस पुस्तक के बारे में कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो राज तरंगणी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहण। कौन है? कलहण। अगर आता है कि जम्बवती कल्याणम के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। दोबारा रिपीट करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि राज तरंगणी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहण। जमवती कल्याणम के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस प्रकार की घाटी में बहने वाली नदी है। तो नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं दोनों किस प्रकार की घाटी में बहने वाली नदी है? ब्रह्माश घाटी में बहने वाली नदी है। कौन सी घाटी में? ब्रह्माश घाटी में बहने वाली नदी है। और अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन और क्या है कि पश्चिम प्रवाह नदी, ये दोनों नदियां कौन सी नदी है? पश्चिम प्रवाह नदी है। ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो ब्रह्माश घाटी में बहने वाली नदियां हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है और कहाँ गिरती है? कहाँ पे? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती के बीच जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो पर्वतमाला आती है वो कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि साउथ इंडिया की कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। कौन सी घाटी में बहने वाली नदी है? ब्रांच घाटी में बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? फेरड। क्या है? फेरड। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? फेरड। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडला। क्या है? कैंडला। अगर क्वेश्चन आएगा कि आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है? क्या है? हर्ट्ज। तो विद्युत धारिता का क्या है? फेरड। ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडला। और आवर्ती का क्या है? हर्ट। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाते हैं हम लोग विश्व हिंदी दिवस? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, ये दो बार रिपीट हो गए यहाँ पे। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं प्रवासी दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। उसके अगले दिन विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और उसके बाद 15 जनवरी को हम मनाते हैं थल सेना दिवस। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है? तो कौन सा शहर है भारत का जिसको मसालों का बगीचा भी कहा जाता है? तो क्या नाम है उसका? केरल। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और अगर केरल के त्योहार के बारे में आएगा, पूछा जाएगा कि ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो किस राज्य का त्योहार है ओणम? केरल का त्योहार है।
सबरीमाला मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है। सबरीमाला मंदिर है केरल में। मक्कर विलक्कू त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है? तो मक्कर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में, जो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। दो नृत्य है इनके, बहुत इंपॉर्टेंट है, कथकली और मोहिनी अट्टम। कौन सा? कथकली और मोहिनी अट्टम। कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। दोबारा रिपीट करता हूँ, ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का त्योहार है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में है। मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है, जो कि कहाँ पे है? केरल में है। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ की नृत्य शैली है? केरल की नृत्य शैली है, और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बन सकता है कि पूछा जाएगा कि आपको कोई ऑप्शन दिए होंगे और पूछा जाएगा कि शास्त्रीय एकल नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। शास्त्रीय एकल नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। और जो बॉलीवुड स्टार है हेमा मालिनी, वो कौन सा नृत्य करती है? वो भी मोहिनी अट्टम नृत्य करती है। नेक्स्ट है, और मोहिनी अट्टम नृत्य से एक और नाम याद आया मुझे, विजंती माला जी जो थी, वो विजंती माला जी जो है वो भी मोहिनी अट्टम करती है। नेक्स्ट है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में। कहाँ से थी? हालांकि ये कुछ था होना चाहिए, ये क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ स्थित थी? कांचीपुरम में स्थित थी। और कांचीपुरम कहाँ पे? तमिलनाडु में है। कहाँ है कांचीपुरम? तमिलनाडु में है। वास्तविक संस्थापक के बारे में आए कि पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पूछा जाए पल्लव वंश के अंदर तो कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक था। इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था? कैलाशनाथ मंदिर जो कि कहाँ पे है? कांचीपुरम में है। इसका निर्माण कराया गया था पल्लव वंश के द्वारा। और किसने कराया था? राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। दोबारा रिपीट करते हैं, पल्लव वंश की जो राजधानी है वो कहाँ पे थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। क्वेश्चन आया कि पल्लव वंश के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। और अगर क्वेश्चन आता है कि कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। और पल्लव वंश में किसने बनाया था? राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? जो ग्रीनविच समय है उससे मानक समय कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। कहाँ से होके गुजरता है मानक समय? मानक समय होके गुजरता है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। कहाँ पे है? मिर्जापुर में। मानक समय कितने दिशांतर पे है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर पे है। कहाँ पे? 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर पे है मानक समय। और जो मानक जो रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता भी है, पहले ही पूछा गया, आगे भी फ्यूचर में चांस रहते हैं आने का। तो जो मानक समय है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है रेखा। कौन से राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर क्या? आंध्र प्रदेश। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है मानक रेखा। ठीक है। 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पे है मिर्जापुर में। 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर पर स्थित है और 5 राज्यों से होके गुजरती है मानक रेखा। ठीक है। नेक्स्ट है, चेनानी नाशरी सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आती है? यानी कि कौन से राष्ट्रीय मार्ग पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग चेनानी निशारी सुरंग से होकर गुजरता है? तो कौन सा है? NH-44। कौन सा? NH-44। और चेनानी निशारी सुरंग जो है वो है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। और बेसिकली ये क्या करती है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। ठीक है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सी सुरंग जोड़ती है? चेनानी निशारी जो सुरंग है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। NH-44 पे है। ठीक है। और ये भारत की सबसे लंबी सड़क जो सुरंग होती है वो है कौन सी? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है। तो क्या है? चेनानी सुरंग जो है वो NH-44 पे है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है और ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है। 9 किलोमीटर अराउंड इसका डिस्टेंस है। नेक्स्ट है, ये सबरीवाला मंदिर हमने थोड़ी देर पहले किया था।
सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है सबरीमाला मंदिर। कौन सा त्योहार मनाया जाता है वहाँ पे? मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में, जो कि केरल में स्थित है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। रामेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और हजाराराम मंदिर कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, भारत के किस मंदिर का कॉरिडोर सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कॉरिडोर किस मंदिर का है? रामेश्वर मंदिर का है, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन के लिए जाते हैं? तो कौन सा दर्रा है जिससे होकर तीर्थयात्रियों को मानसरोवर झील के दर्शन के लिए जाना पड़ता है? तो कौन सा दर्रा है? माना दर्रा। कौन सा दर्रा? माना दर्रा से होकर यात्री मानसरोवर झील के दर्शन के लिए जाते हैं। और है कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड को कहाँ से जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड को माना। अब क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? माना दर्रा जोड़ता है। और जो मानसरोवर जाने का जो रास्ता है वो भी माना दर्रा से होकर जाता है। क्वेश्चन अगर ये आता है कि बद्रीनाथ मंदिर किस दर्रे के पास है, तो बद्रीनाथ जो मंदिर है वो माना दर्रा के पास है। ठीक है, माना दर्रा है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे इन सब चीज़ों को एक एक साथ में, चाहे क्वेश्चन कोई एक भी आए दिवस का, मगर हम जो बाकी जो डेज है, जो बाकी उसके साथ क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी कवर करेंगे, ताकि बार बार हमारे माइंड में रिपीट होते रहेंगे तो हमें वो चीज़ याद हो जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट है, और ये जो 9 जनवरी वाला दिन है प्रवासी दिवस, ये आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी जब वापस आए थे इंडिया में, तो उनके उनके उनको मतलब उनको समर्पित है, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये क्या कहते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को। नेक्स्ट है, हो जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? तो हो जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? छोटा नागपुर, झारखंड और उड़ीसा। कहाँ पे? छोटा नागपुर, झारखंड और उड़ीसा के आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पे हो जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, एमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुरस्कार भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एमी पुरस्कार जो है वो टेलीविजन पुरस्कार से संबंधित है। किससे? टेलीविजन पुरस्कार से संबंधित है एमी पुरस्कार। 1949 में स्टार्ट हुआ था ये। अगर पूछा जाए कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य और पत्रिका से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। अगर पूछा जाए कि प्रित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो प्रित्जर जो पुरस्कार है वो वास्तुकला से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है और एबल पुरस्कार गणित से संबंधित है। दोबारा रिपीट करते हैं, एमी पुरस्कार टेलीविजन पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है, और पुलित्जर पुरस्कार ये वास्तुकला में दिया जाता है, ग्रैमी ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और एबल पुरस्कार जो होता है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ये जो मन्नार की खाड़ी है, इसके साथ एक क्वेश्चन बनता है कि जो पाक जल संधि है, जो पाक जल संधि है वो किसको जोड़ती है? तो पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है आपस में। पाक जल संधि किन को जोड़ती है? क्या कहते हैं, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। जो जल संधियां होती है वो जल को तो जोड़ती है, और जो भूमि का जो क्या कहते हैं भाग होता है, स्थल होता है, उसको अलग करती है। तो पाक जल संधि भारत और क्या कहते हैं श्रीलंका को आपस में अलग करती है, और जोड़ती किसको है? पाक की खाड़ी और मुन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो कौन सा काल था जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जो गुप्त काल था, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं गुप्त काल से, इंपॉर्टेंट है, हम सबको धीरे धीरे साथ साथ लेके चलेंगे, राइट। तो गुप्त काल का अगर संस्थापक के बारे में बात आती है, तो कौन है गुप्त काल का संस्थापक? श्री गुप्त। कौन है? श्री गुप्त गुप्त काल के संस्थापक थे। अगर वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाता है कि गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? जो गुप्त काल था उनके जो शासन टाइम के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो गणितज्ञ थे कौन थे? ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त।
अब गुप्त काल के अंदर ही समुद्रगुप्त भी आता है, जहां से क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी गुप्त काल के अंदर हुई है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की करी है कुमार गुप्त ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो रहा है कि चीनी यात्री फहान किसके समय काल में आया था, तो चीनी यात्री फहान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया मगर दोबारा रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस रहते हैं। अगर गुप्त काल के बारे अगर क्वेश्चन आया कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल का जो संस्थापक था वो था श्री गुप्त। गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक अगर आ जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है कि अगर पूछा जाए कि गुप्त काल के अंदर जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उनका नाम क्या था, तो जो गणितज्ञ थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। गुप्त काल के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। और चीनी यात्री फहान किसके समय काल में आया था, तो चीनी यात्री फहान जो है वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था चीनी यात्री फहान। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में रानी की बाव स्थित है, तो रानी की बाव कहाँ पे है, रानी की बाव है पाटन गुजरात में। कहाँ पे है, पाटन गुजरात में है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2014 में इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की क्या कहते हैं सूची में शामिल किया गया था। कहाँ पे, 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था रानी की बाव को। है कहाँ पे, पाटन गुजरात में है। 100 रुपए का जो नोट है, जो अब वर्तमान में जो नोट चल रहा है 100 रुपए का, 100 रुपीज का, उसके ऊपर क्या अंकित है, उसके ऊपर रानी की बाव अंकित है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है रानी की बाव जो है वो कौन से भारत की कौन सी करेंसी पे क्या कहते हैं अंकित है, तो रानी की बाव जो है वो 100 रुपए के नोट पर अंकित है। निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो जो रानी की बाव है इसका निर्माण कराया गया था राजा भीमदेव प्रथम, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, सोलंकी वंश से बिलोंग करते थे। इनकी पत्नी द्वारा कराया गया था, उनका नाम क्या था, उदयमती द्वारा। क्या था, रानी उदयमती। तो रानी की बाव का जो निर्माण कराया गया था वो रानी उदयमती द्वारा कराया गया था, जो कि कौन थी, राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी थी। और राजा भीमदेव प्रथम जो थे वो सोलंकी वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है किस गुलाम वंश के शासक ने तुर्कान ए चहलगानी संगठन की स्थापना की थी। ये आई थिंक सबको पता होगा कि तुर्कान ए चहलगानी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। तो तुर्कान ए चहलगानी संगठन की स्थापना, इसका मतलब क्या था, इसमें 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। इल्तुतमिश के पास 40 गुलाम सरदार थे जिनका संगठन था, उस संगठन को क्या कहा जाता था, तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। ठीक है, और जो बलबन है जो आगे जाके गद्दी में बैठता है वो भी इसी संगठन में से एक था। अब कुछ इल्तुतमिश से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि तराइन का युद्ध, एक तराइन का युद्ध हुआ था 1215 में, वो किसके बीच हुआ था, इल्तुतमिश और एलदौज के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, इल्तुतमिश और एलदौज के बीच में हुआ था तराइन का युद्ध। कब हुआ था, 1215 में हुआ था। कब हुआ था, 1215 में हुआ था। तराइन के 2 युद्ध पहले भी हो रखे हैं। ठीक है, 1191 में, 1192 में, जो पृथ्वीराज चौहान और किन के बीच में हुए थे, गौरी के बीच में हुए थे। राइट, तो पहले युद्ध में कौन जीता था, 1911 के 1191 के युद्ध में, 1191 के युद्ध में जीता था कौन, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और 1192 का युद्ध था उसमें कौन जीता था, मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, और तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कौन सा था, 1215 का युद्ध था इल्तुतमिश और एलदौज के बीच में। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन बनता है कि किस गुलाम वंश के शासक को मोहम्मद गौरी द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी, तो किसको दी गई थी, इल्तुतमिश को दी गई थी अमीर उल उमरा की उपाधि। किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुलाम वंश के अंदर किसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था, तो किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था चांदी का टका और तांबे का जीतल। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं
तुर्कान ए चहलगानी संगठन की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। 40 गुलामों का एक कहते हैं संगठन था, एक टीम थी इनकी। बलबन भी इसी टीम के अंदर आता है, जो आगे जाके भी गद्दी पे बैठता है, दिल्ली की गद्दी पे। तराइन का युद्ध भी जो है वो इल्तुतमिश से संबंधित है। इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच में हुआ था तराइन का युद्ध, जो 1215 में लड़ा गया था। महमूद गोरी द्वारा इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इल्तुतमिश ने अपने समय काल के अंदर चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम आया था जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद मुगल सम्राट का जो पद था, ठीक है, बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट हुए थे, उनके पद को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और शासन का नियंत्रण ब्रिटिश कंपनी से कहाँ चला गया था? जो ब्रिटिश की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनके हाथ में चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किन्हें जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। किन्हें जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के नाम से। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है मुद्रा राक्षस लेखक की पुस्तक? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई और राज तरंगणी कलहण। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई और राज तरंगणी कलहण। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो सल्तनत काल के टाइम पीरियड के अंदर एक विभाग होता है जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। तो दीवान ए अमीर कोही विभाग किसके द्वारा प्रयोग किया जाता था? कृषि विभाग के द्वारा प्रयोग किया था। मतलब दीवान ए अमीर कोही मतलब क्या था? आज का जो कृषि विभाग है उसको सल्तनत काल के टाइम के अंदर दीवान ए अमीर कोही कहा जाता था। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस ब्रिटिश वायसराय के समय काल में हुई थी, कार्यकाल में हुई थी? किसके टाइम पीरियड में हुई थी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना? तो ये हुई थी कैनिंग के टाइम में। किसके टाइम पे हुई थी? कैनिंग के टाइम पे हुई थी 1861 में। कब हुई थी? 1861 में हुई थी, कैनिंग के टाइम में। नेक्स्ट है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन किया गया है वो किस वेद में है? यानी कि बलि और मंत्रों के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो किस वेद के अंदर अंकित है? तो किस वेद में है? यजुर्वेद में अंकित है। किसमें? यजुर्वेद में अंकित है। मंत्रों, कौन से मंत्र? मंत्र और बलि की जो अनुपालना के लिए जो नियम बनाए गए उनका संकलन। कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद जो वेद है वो गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद के जो पाठन होते हैं, जो पढ़ते हैं यजुर्वेद को, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के जो पाठक होते हैं, जो यजुर्वेद को पढ़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। कौन सा वेद है? कौन सा वेद है जो मंत्रों और बलियों के जो अनुपालन के नियम है उसको संकलित किया गया उस वेद के अंदर? कौन सा वेद है? वो यजुर्वेद है। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाना कौन बना सकता है? मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो अवशिष्ट शक्तियां जो होती है तो संविधान के अनुसार उस पर कौन कानून बना सकता है? तो कौन कानून बना सकता है? संसद या केंद्र सरकार अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। केवल संसद और केंद्र सरकार ही अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश की अवधि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचवर्षीय योजना जो चली थी उसके अंदर एक योजना अवकाश हुआ था, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या था? उसका टाइम पीरियड था 1966 से लेके 1969। क्या था? 1966 से लेके 1969 के बीच का जो टाइम पीरियड था वो पंचवर्षीय योजना के अंदर एक अवकाश योजना का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोज। कौन सा है? डिमोज। और कौन से ग्रह का है? मंगल ग्रह का है।
तो पूरे सौरमंडल के अंदर सबसे छोटा उपग्रह है वो कौन सा है? डिमोज है। और डिमोज किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो मंगल ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में 687 डेज लगते हैं, अराउंड पृथ्वी के डबल। कितने? 687 डेज लगते हैं, 687 दिन पृथ्वी के टाइम पीरियड से डबल लगता है। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस भाग से लगती है? तो भारत का कौन सा भाग है? लद्दाख का जो एरिया है वहां पे कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां से अफगानिस्तान की सीमा लगती है। क्वेश्चन अगर आए कि डूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच में थी इस शुरू में, तो शुरू में जो डूरेंट रेखा थी वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, मगर वर्तमान में किन के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कब खींची गई थी ये रेखा? तो 1893 में खींची गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरी कौन सी गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है? हाइड्रोजन तो पाया जाता है सूरज में सबसे ज्यादा, राइट। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी? हीलियम। कौन सी पाई जाती है? हीलियम पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है कि सौर मंडल की या सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी? कोपरनिकस के द्वारा की गई थी सौर प्रणाली की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? महान खगोलीय वराह मिहिर के द्वारा की गई थी सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना। ठीक है। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की गई थी महान खगोलीय वराह मिहिर के द्वारा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां नंबर है। भारत का जनसंख्या के हिसाब से कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा नंबर है? 7वां नंबर है। अगर क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज के अंदर वर्ल्ड के अंदर भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो कितना है? 2.42। कितना? 2.42 क्या कहते हैं परसेंट है भारत का वर्ल्ड के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से। और एशिया की बात करें तो एशिया में जो भारत है वो तीसरा नंबर पे आता है। एशिया में जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। जो चेनानी नशारी सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में है वो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। नेक्स्ट है कंदावरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है कंदावरी पुस्तक के लेखक? बाण भट्ट है। कंदावरी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि, पृथ्वीराज राजसो, चंद्र बरदाई और राजतरंगी कल्हण। नेक्स्ट है 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति जो कब हुई थी? 1688 में हुई थी। किस देश में शुरू हुई थी? वो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति? इंग्लैंड में। कब हुई थी? 1688 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर किसी कारणवश खाली हो जाता है तो उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? तो उनका जो कार्यभार है वो किसके द्वारा संभाला जाएगा? वो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके द्वारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ना रहने पर जो वो पोजीशन है उसका जो कार्यभार है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा संभाला जाएगा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी मृत्यु? हुई थी 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। और इसने क्या चलाया था? चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक है। उपनयन संस्कार क्या होता है? जो उपनयन संस्कार होता है वो क्या होता है? बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार। जो बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार होता है उसको क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है वो कौन सा है? वो है आटागामा मरुस्थल। कौन सा? आटागामा मरुस्थल है विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल। कहाँ पे है? ये दक्षिण अमेरिका के चिल्ली नामक जगह पे है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका के चिल्ली में स्थित है आटागामा मरुस्थल। पूरे विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है ये। नेक्स्ट है वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? आपके पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड घास के मैदान।
किस प्रकार के घास के मैदान होते हैं? वेल्ड घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, वेल्ड घास के मैदान। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। वो भी कौन से होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में पाए जाते हैं, और ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ठीक है। वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, और पुस्ताज कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में पाए जाते हैं। और ये तीनों के तीनों जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर के किस अंग में विटामिन के स्वयं बनता है? तो विटामिन के स्वयं बनता है कौन से अंग में बनता है? छोटी आंत में बनता है। कौन से अंग में बनता है विटामिन के? छोटी आंत में बनता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है? फाइलोकोनोन। क्या है? फाइलोकिनोन। क्या है? फाइलोकिनोन। फाइलोकिनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। और अगर विटामिन के की कमी होती है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है, तो कभी भी चोट लगने पर जो रक्त है, जो खून है, वो रुकता नहीं है। ठीक है। जैसे कहते हैं खून का थप्पा जो है वो रुकता नहीं है, वो विटामिन के की कमी के कारण रखता है। जिसके बॉडी में विटामिन के सही मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, उसके अगर बॉडी पे कभी कट लग जाता है या खून बहता है, तो वो बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर वो अपने आप जम जाता है। ठीक है। मतलब ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। नेक्स्ट है गुप्त काल में लिखित पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुप्त काल के लिखी जो पंचतंत्र पुस्तक है उसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और जम्बवती कल्याणम के कृष्णदेव राय। तहकीक ए हिंद के कौन है? अलबरूनी। कौन है? तहकीक ए हिंद के अलबरूनी। और किताब उल रहेला के कौन लेखक है? क्या कौन है? इबे बतूता। कौन है? इबिन बतूता जो है किताब उल रहला के लेखक है। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। जमवती कल्याणम के लेखक है कृष्णदेव राय। और पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीयकरण से पहले समझते हैं कि स्थापना कब हुई थी इसकी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हुई कहाँ थी? कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस जो किन के उपलक्ष्य में मनाता है? श्रीनिवास रामानुजन जयंती के तौर पे मनाया जाता है। वो कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाते हैं। और किसान दिवस जो किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं हम 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं हम लोग 22 दिसंबर को। और किसान दिवस मनाते हैं हम लोग 23 दिसंबर को। और सुशासन दिवस मनाते हैं हम लोग 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है कनाडा की संसद का क्या नाम है? तो कनाडा की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। क्या है? कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। और जापान की संसद का नाम क्या था? डाइट। नेक्स्ट है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे चुना गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को चुना गया है। किन्हें चुना गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को चुना गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में। कोई इस वीडियो को सुन रहा होगा जिस समय भी, तो प्लीज़ ये जरूर क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और करंट के क्वेश्चन मैंने बहुत ही मिनिमम डाल रहे हैं, 1-2 ये अराउंड हो गए। ठीक है। तो जब भी आप इसको सुन रहे होगे तो इस क्वेश्चन का करंट जो होगा वो आप प्लीज़ चेक कर लेना। राइट। नेक्स्ट है पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में पदक हासिल किया था। तो कौन सी पहली महिला जिन्होंने क्या कहते हैं ओलंपिक में पदक हासिल किया था? कर्णम मल्लेश्वरी। किसने किया था ओलंपिक में पहली बार पदक हासिल? महिला ने कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा हासिल किया गया था। कौन सा पदक? कांस्य पदक।
कब इन्होंने हासिल किया था? तो 2000 सिडनी का जो ओलंपिक हुआ था तब कर्णा मलेश्वरी ने कांस्य पदक हासिल किया था, राइट। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी अरुणधति रॉय। कौन थी? अरुणधति रॉय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, ठीक है। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति लीला सेठ। कौन थी? न्यायमूर्ति लीला सेठ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन थी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश? मीरा साहिब फातिमा बीबी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी। कर्णा मलेश्वरी ने कांस्य पदक हासिल किया था सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में, और ये पहली महिला है जिसने ओलंपिक में कहते पदक हासिल किया था। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली अरुणधति रॉय है। उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश थी वो थी लीला सेठ। सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश थी वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पहली महिला कौन सी है? आशा पूर्णा देवी। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में भीम बटेका की गुफाएं स्थित है? तो भीम बटेका की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीम बटेका की गुफाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2003 के अंदर इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था भीम बटेका की गुफाओं को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में? 2003 में किया गया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और संबंधित किससे है ये भीम बटेका की गुफाएं? ये नवपाषाण काल से संबंधित है। कब से कहां से संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है भीम बटेका की गुफाएं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। 2003 में इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट है होम एंड द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? तो होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? अमर्त्य सेन की। किसी? अमर्त्य सेन की पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। और लिविंग माउंटेन किसकी? अमिताभ घोष की। लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की। नेक्स्ट है जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी जो बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो जायकवाड़ी जो बांध है वो कहाँ पे है? गोदावरी नदी पे स्थित है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। गंगापुर बांध वो भी गोदावरी नदी पे है, ये भी महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कोयना नदी पे है महाराष्ट्र में। और उजनी बांध भीमा नदी पे है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के कौन से बांध है? जायकवाड़ी बांध, गंगापुर बांध, कोयना बांध और उजनी बांध। क्वेश्चन मोस्टली ऐसे आता है कि जायकवाड़ी बांध किस राज्य में है? तो किस राज्य में है जायकवाड़ी? महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पे है। गंगापुर बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पे है। कोयना बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पे है। और उजनी बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी पे है? भीमा नदी पे है। नेक्स्ट है कि चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था, जिन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, जो कि समुद्रगुप्त के बेटे थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। क्वेश्चन अगर ये आएगा कि इनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से नवरत्न रहते थे? तो कौन से? वराह मिहिर जो थे और कालिदास जी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या कहते हैं राजसभा में रहा करते थे। क्वेश्चन यही बन सकता है कि वहार मिहिर जो थे और कालिदास जी जो थे वो किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? हमने पहले ऊपर कर लिया था, तो 2.42 है। कितना प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से? 2.42% पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? तो कौन सा कलर है जिसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो अधिक होती है? तो कौन सा कलर है? लाल कलर है। कौन सा कलर है? लाल कलर जो है उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। आपने हमेशा देखा होगा रेड लाइट पे जो रेड कलर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेड कलर बहुत दूर से दिखाई दे जाता है कि अब जो लाइट है वो रेड हो चुकी है, हमें यहाँ पे रुकना है। नेक्स्ट है
हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट जो है वो हर्षचरित पुस्तक के लेखक है। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। कौन है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक? जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए इलाही के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। और तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। इस वाली डे के अंदर पुस्तकें थोड़ी ज़्यादा आ गई है, मगर इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना, क्योंकि अगर एक भी पुस्तक अगर एग्जाम में आ जाती है और अगर वो अपने यहाँ से पढ़ रखी होगी तो आपके लिए 1 नंबर जो है वो 100% पक्का हो जाएगा। तो हरिश्चरित्र किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तारिक ए इलाही और तुगलकनामा, तारिक ए इलाही और तुगलकनामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। पोलो में 4 होती है, कबड्डी में 7 होती है और फुटबॉल में 11 होती है। दोबारा रिपीट करते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं? 7 और फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। नेक्स्ट है कि अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो अशोक स्तंभ की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है अशोक स्तंभ की लिपि। अशोक का सबसे लंबा जो स्तंभ है वो कौन सा है? इलाहाबाद का स्तंभ जो है वो सबसे लंबा स्तंभ है। क्वेश्चन अगर आता है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा अभिलेख है सबसे छोटा अभिलेख उसका अशोक का? रुम्मीदेही अभिलेख। कहाँ पे है? लुम्बिनी नेपाल में है। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मीदेही अभिलेख। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, तो 13वां शिलालेख है जिसको कलिंग शिलालेख भी कहा जाता है, वो शिलालेख अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। ठीक है, और ये शिलालेख अभिलेख होते हैं क्या है? स्तंभ तो आपको पता होगा खंबा होता है, अभिलेख क्या होता है कि पेपर पे किसी चीज पे लिखवाना, और शिलालेख क्या होता है? पत्थर, शिला मतलब पत्थर, और पत्थर पे जो लिखवाया जाता है उसे कहते हैं शिलालेख कहा जाता है। तो अशोक का जो सबसे लंबा शिलालेख है वो 13वां शिलालेख है, वो कलिंग में है, और उसकी कलिंग की जो विजय है उसका वर्णन किया गया था उस लेख के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रिकेट से संबंधित प्रेमदास स्टेडियम कहाँ से स्थित है? तो क्रिकेट से संबंधित प्रेमदास स्टेडियम जो है कोलंबो में है। कोलंबो कहाँ पे है? श्रीलंका में है। नेक्स्ट है कि बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध स्टार्ट कर दिया था? मतलब बंदा सिंह बहादुर जो थे उन्होंने किन गुरु के कहने पर, किन गुरु के समझाने पर उन्होंने संन्यास को छोड़ दिया था और उन्होंने हथियार उठा लिए थे? तो किन गुरु के कहने पर? गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर बंदा सिंह बहादुर जो थे उन्होंने संन्यास को त्याग दिया था और लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने हथियारों को उठा लिया था। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम, कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। सॉरी, यह है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस मतलब अर्थ डे। अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। तो विश्व क्या कहते हैं? अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 25 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है, सौर मंडल में शुद्ध ग्रह किन ग्रह के मध्य में स्थित है? तो सौर मंडल के अंदर शुद्ध ग्रह होते हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे ग्रह होते हैं, वो किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है? वो किन के ग्रह के मध्य के स्थित है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में स्थित है शुद्ध ग्रह। नेक्स्ट है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। गन्ना प्रजनन केंद्र के बारे में आएगा तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान आएगा तो कटक उड़ीसा में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा तो कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है। दोबारा रिपीट करते हैं, अगर आता है कि भारतीय गन्ना शोध संस्थान तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। गन्ना प्रजनन केंद्र आता है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान आएगा तो कटक उड़ीसा में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा तो करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट है कि होम एंड द वर्ल्ड किसकी रचना है? तो होम एंड द वर्ल्ड किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। किनकी रचना है? होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। 1913 में इनको प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला गया था साहित्य के क्षेत्र में। और गुरुदेव की उपाधि दी गई थी किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी।
तो होम एंड द वर्ल्ड किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। 1913 में इनको पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और गुरुदेव की उपाधि मिली थी इनको किनसे? महात्मा गांधी से। नेक्स्ट है, और महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि है वो भी किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट है, किस गुलाम वंश के शासक ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो गुलाम वंश का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले बगदाद के जो खलीफा थे उनसे सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की क्या कहते हैं वैधानिक स्वीकृति कब की ली थी? 1229 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी रासों के लेखक कौन है? बहुत बार पढ़ लिया हमने। पृथ्वी रासों के लेखक है चंद्र बरदाई। तारीख यामनी के लेखक है उत्बी। रात तरंगणी के लेखक तो हमने अच्छे से याद कर लिया, कल्हण है। और तारीख यामनी के लेखक उत्बी। ये दो बार तारीख यामनी, तारक यामनी दो बार हो गया। तो पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई ने की थी। तारीख यामनी की रचना की थी उत्बी ने, और रात तरंगणी की रचना की थी कल्हण ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनल। क्या है? रेटिनल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। तो विटामिन ए का रासायनिक का नाम क्या है? रेटिनल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब हुआ था? 1935 में बना था। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? भारत के उत्तराखंड में। कब बना था? 1935 में बना था। नेक्स्ट, और जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन ए पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस के अंदर। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थल सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। नेक्स्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? तो शास्त्र जो साहित्य के क्षेत्र में हमने पढ़ लिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1913 में। और चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा जाए तो किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना जी को। किनको? हरगोविंद खुराना जी को सम्मानित किया गया था। और 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस लिए मिला था? पहला कृत्रिम जीन बनाने के लिए। क्या किया था? पहला कृत्रिम जीन बनाने के लिए 1968 में हरगोविंद खुराना जी को पहला चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल में है? क्या कहते हैं? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। और सावित्री सूर्यदेव जी को अर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसके अंदर वर्णों का क्या वर्णन किया गया है। जो वर्ण होते हैं कहते हैं वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, तो इनका जो वर्णन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश को बनाने के पीछे क्या कारण था? तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि योजना अवकाश हुआ था 1966 से लेकर 1969 के बीच में। उसका कारण क्या था? किस वजह से हुआ था? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध था और तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफलता थी। मतलब क्या कारण थे उसके? ये पीसेस के लेवल्स का क्वेश्चन है, वहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस कारण से जो हमारा कहते हैं पंचवर्षीय योजना में अवकाश पीरियड आया था वो किस कारण से आया था? तो उसका कारण था भारत पाकिस्तान का युद्ध और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी विफलता थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो कौन थी? सरोजनी नायडू। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन थी अध्यक्ष, तो थी एनी बेसेंट थी। कौन थी ये? एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी। नेक्स्ट है
सागा दाव महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दाव जो महोत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है सागा दाव महोत्सव। नेक्स्ट है शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? इस वाले सीरीज के अंदर बहुत सारी पुस्तकें कंप्लीट हुई है, बहुत सारी पुस्तकें आई है, मगर अच्छा है, गुड पॉइंट है, हम लोगों को एटलीस्ट एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनामा पुस्तक के लेखक है फिरदौसी। कौन है शाहनामा पुस्तक के लेखक? फिरदौसी है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है अष्टाध्यायी के लेखक? पाणिनि। राजतरणी के लेखक कौन है? कल्हण। तो ये हमें बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाएगी हमारे। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और राजतरणी के लेखक कौन है? कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अरबी भाषा में लिखित यात्रा वृत्तांत रहीला के लेखक कौन है जिनको सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो किन्हें नियुक्त किया था? काजी इबन बतूता को नियुक्त किया था। और रिहाला जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? इबन बतूता ही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का इतिहास किसकी रचना है? तो कांग्रेस का इतिहास किसकी रचना है? पटाभी सीतारामैया की रचना है। किनकी रचना है कांग्रेस का इतिहास? पटाभी सीतारामैया की रचना है कांग्रेस का इतिहास। मध्य प्रदेश के ये प्रथम राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन, कहाँ के राज्यपाल रह चुके थे? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भी रह चुके थे। ठीक है। और पटाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, ये वाक्य किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि पटाभी पटाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, ये किसका कथन है? तो किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है। किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है, पटाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। और और ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला फिलिस्पीन में है। कहाँ? मनीला फिलिस्पीन में है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। शाख का जो मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? भारत के अंदर है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है। एशिया विकास बैंक का मनीला फिलिस्पीन, संयुक्त राष्ट्र संगठन न्यूयॉर्क, शाख का है नेपाल काठमांडू, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का है भारत हरियाणा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन है? तो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसमें महाअधिवक्ता का वर्णन है? अनुच्छेद 165। कौन सा अनुच्छेद? 165 के अंदर क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंदर महाअधिवक्ता का वर्णन है। नेक्स्ट है कि टीबी के रोग को हराने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा स्लोगन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो सरकार द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। इसका जो डेड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ठीक है, डेडलाइन है, वो कब तक की है? वो कब तक की है? 2025 तक की है। कब तक की है? 2025 तक की है। और स्लोगन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी डेडलाइन आगे होती है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है कि किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है? तो कौन सा पुरस्कार है जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न। पहले राजीव गांधी खेल रत्न नाम होता था, अब उसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है इसका नाम। नेक्स्ट है कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। कितना होता है? 4.5। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दूध का 6.4 और मानव रक्त का 4.4। टमाटर का 4.5, जल का 7, दूध का 6.4 और मानव रक्त का 4.4। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो ऋग्वेद में रचनाएं कितनी हैं? 10,462। कितनी रचनाएं हैं ऋग्वेद में? 10,462 रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट है कि सूरज का सातवां घोड़ा की पुस्तक के लेखक कौन है? वो कौन है? सूरज के सातवें घोड़े पुस्तक के लेखक धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती द्वारा रचित है सूर्य का सातवां घोड़ा। यामा किसकी पुस्तक है? महादेवी वर्मा की। यामा किसकी पुस्तक है? महादेवी वर्मा की। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है यंग इंडिया। ठीक है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी रचना है? वो भी महात्मा गांधी की रचना है। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? अरविंद घोष की रचना है लाइफ डिवाइन।
नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी किसने? बेंटिक ने की थी। सीधा हमने याद किया था, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक ने की थी। परमाणु की खोज की थी जॉन डॉल्टन ने, और सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की है। नेक्स्ट है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? जो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है क्या कहलाता है? चक्षु। क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है चक्रवात का शांत क्षेत्र। नेक्स्ट है, लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के अंदर जो निर्णायक मत होता है उसका अधिकार कौन रखता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष रखता है। कौन रखता है? लोकसभा का अध्यक्ष रखता है लोकसभा के अंदर निर्णायक मत देने का अधिकार। अगर राज्यसभा के बारे में बात करी जाए तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के अंदर जो रामायण है वो किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। रचयिता कौन थे इसके बुद्ध चरित्र के? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष द्वारा रचित है बौद्ध चरित्र, जिसको बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म की रामायण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। और पेरियाज घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं आपके हंगरी में। और पेरियाज घास के जो मैदान होते हैं वो पाए जाते हैं आपके उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में अमीर ए आखुर पद किसके लिए प्रयोग किया जाता? तो अमीर ए आखुर जो पद था किसके लिए प्रयोग किया जाता? अशोकशाला के जो प्रमुख होता था अशोकशाला का, उसके लिए प्रयोग किया जाता था अमीर ए आखुर। एक क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान द्वारा अमीर ए आखुर की उपाधि किसको दी गई थी? तो रजिया सुल्तान के द्वारा अमीर ए आखुर की उपाधि दी गई थी याकूत को। किसको दी गई थी? याकूत को दी गई थी अमीर ए आखुर की उपाधि रजिया सुल्तान जी के द्वारा। नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस की बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस की जो बीमारी होती है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। जो मस्तिष्क होता है वो मेनिंजाइटिस की बीमारी से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था वो 1728 में हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में हुआ था। बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था 1728 में पालखेड़ा का युद्ध। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदन में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनके बीच में एक प्रश्नकाल का टाइम होता है, उसके ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, जिसे क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तो म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है भारत को? दीफू दर्रा जोड़ता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल पूर्वी हिस्से में, बिल्कुल क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश के कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा है, जो भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो रुपये का जो सिक्का था भारत के अंदर सबसे पहले किसके शासनकाल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था रुपये का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा है। और है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है।
और अगर क्वेश्चन आता है कि सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एटलीस्ट आप अच्छे से देखना, 1 या 2 बार देखना। आपको जो क्वेश्चंस है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी। हालांकि मैंने कोशिश ऐसे की है, इस तरह बनाया है कि एक कहते हैं आंसर के साथ साथ बाकी आंसर को भी साथ साथ रखा गया है, ताकि हम लोग उसको इतनी बार रिपीट कर लेंगे कि हमारे माइंड में वीडियो के साथ साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी इन केस, क्योंकि 100 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चंस हैं, राइट, तो फिर डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार इसको नॉर्मल देखना और उसके बाद वीडियो को थोड़ा सा यूट्यूब में ऑप्शन होता है, उसको आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।